हेलो बच्चों, आज हम जो है अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ऊपर। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये तीन ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई क्वेश्चन सॉल्व करने के बड़े काम आते हैं। तो इनको समझना बहुत ज़रूरी है और कंपटीशंस के अंदर भी इसके क्वेश्चन आते रहते हैं। पिछली बार हमने पढ़ा था आयनेशन एंथैल्पी के बारे में। अगर मैं बात करूँ जो आयनेशन एंथैल्पी है, जो आयनेशन एंथैल्पी है, तो आयनेशन एंथैल्पी के अंदर हमें पता है इस साइड उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, क्योंकि इस साइड होता होगा कि एटॉमिक साइज होती है, एटॉमिक साइज वो घटती है। एटॉमिक साइज घटेगी तो हमारे लिए इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, बहुत ही मुश्किल। इसका मतलब क्या हो गया, आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू इस साइड क्या होगी, इंक्रीज। और हमारे टेबल की खास बात और है कि हमारे टेबल में जो ट्रेंड चलता है अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप, वो हमेशा एक दूसरे को अपोज करते हैं। तो अगर कोई प्रॉपर्टी यहाँ बढ़ रही है तो नीचे की तरफ क्या होगी, घटेगी। इसका मेन कारण क्या है कि मेन ही प्रॉपर्टीज जो होती है, कई प्रॉपर्टी जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो हमारे हम बात करें एटम की साइज उस पर डिपेंड करती हैं। और एटम की साइज की अगर बात करें अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप, जो रिलेशन है एटम की साइज का, एटॉमिक साइज को इसको हम कहते हैं, वो एक दूसरे के अपोजिट है। इसलिए प्रॉपर्टीज की वैल्यू भी जो है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम हमेशा क्या मिलेगी, एक दूसरे के अपोजिट मिलेगी। तो ये वैल्यू आयनेशन एंथैल्पी इधर बढ़ती है और नीचे क्या होती है, घटती है। इसके बारे में बताया भी था, क्योंकि यहाँ पर एटम की साइज घटती है इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, और यहाँ पर एटम की साइज बढ़ती है इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, आसान। तो जितना न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर रहेगा, जो सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, उतना ही इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए क्या होगा, आसान। और वो एनर्जी ही जो लगती है किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसी को बोल देते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद वो एटम क्या बन जाएगा, आयन, पॉजिटिव आयन। अगली हम बात करें जो लास्ट का जो हम कहते हैं नोबल गैस 18 ग्रुप की हम बात करें, इनकी आयनेशन एंथैल्पी अगर हम बात करते हैं तो इनके आयनेशन एंथैल्पी जो है काफी हाई होती है। वो इसलिए क्योंकि इनके आउटर मोस्ट जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट में जो है ऑक्टेट पूरा है। तो जो फुल्ली फील्ड और हाफ फील्ड हम कॉन्फ़िगरेशन बात करते हैं जो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, तो इनका आउटर मोस्ट जो कॉन्फ़िगरेशन है फुल्ली फील्ड है, तो इसलिए इनके इलेक्ट्रॉन निकालने सबसे मुश्किल पड़ते हैं। इसलिए ट्रेंड एज इट इज फॉलो चलता है, लगातार आयनेशन की बढ़ती रहती है और लास्ट में आपको मैक्सिमम वैल्यू भी मिलेगी। तो ये तो हो गया आयनेशन एंथैल्पी के बारे में। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो इससे बिल्कुल अपोजिट है। पिछली प्रॉपर्टीज में हमने एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाला था, अब की बार हम एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उसको ऐड करेंगे। गेन एंथैल्पी, जैसा कि नाम से पता चल रहा है यहाँ पर एटम जो है इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई एलिमेंट है और वो आइसोलेटेड कर रखा है मैंने और गैसेस फॉर्म में ले रखा है, उसको उसके अंदर मैंने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। तो उसको इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद कितनी स्ट्रांगली वो उस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, तो उतना ही वो स्टेबल होगा और उतना ही एनर्जी वो रिलीज करेगा। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो जो आयन बनेगा वो बनेगा एनायन, जैसे पिछली बार बना था कैटायन, और यहाँ से जो एनर्जी निकलेगी वो कहलाएगी उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या एनर्जी। तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, जो एनर्जी रिलीज की किसी आइसोलेटेड गैसेस एटम ने, जब उसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो जितनी एनर्जी उसने रिलीज की उस इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद वो कहलाएगी उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है ये दो टाइप की होती है, ये नेगेटिव फॉर्म में हो सकती है और ये पॉजिटिव। जो आप बुक्स के अंदर इसका डाटा पढ़ेंगे तो आपको मैक्सिमम जो डाटा है वो नेगेटिव फॉर्म मिलेगा और कुछ केस में आपको पॉजिटिव फॉर्म में डाटा मिलेगा। अब बात ये है कि नेगेटिव और पॉजिटिव फॉर्म में क्या होता है, इसके पीछे कारण ये है कि जो थर्मोडायनेमिक्स है उसके अंदर एक रूल दे रखा है, जिसमें क्या रखा है कि जब भी कोई सिस्टम एनर्जी गेन करे या एनर्जी लॉस करे, मतलब जब भी सिस्टम को एनर्जी मिले या एनर्जी उससे निकले,
तो उस केस के अंदर थर्मोडायनेमिक्स में कुछ साइन मान रखे हैं। तो जब भी एनर्जी जाती है तो उसके लिए साइन होगा नेगेटिव, क्योंकि वहां पर लॉस हुआ है। और जब भी कोई सिस्टम एनर्जी लेता है तो उसको हम मानते हैं गेन ऑफ एनर्जी, तो प्लस मानते हैं। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो हम बात करें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, तो हमेशा जो है एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड ही होगा और आयनाइजेशन एंथैल्पी में हमेशा इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही। तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है किसी एटम के अंदर, तो मोस्टली केस में एनर्जी जो है मोस्टली केस में जो है वो क्या होती है, रिलीज होती है। मोस्टली केस में एनर्जी जो है रिलीज होती है। तो जहां पर भी एनर्जी रिलीज होगी इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, उसकी वैल्यू होगी नेगेटिव। और जब भी जो है जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है और वहां पर हमें एनर्जी वो एटम एब्जॉर्ब करेगा, तो वहां पर आएगी पॉजिटिव। ये एनर्जी एब्जॉर्ब कब होगा, तब उसके आउटर मोस्ट जो सेल है वो पहले से स्टेबल है, उसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता ही नहीं है। तो उस केस में आप जब उसको अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो वहां पर उसको एनर्जी हमें देनी पड़ेगी वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए। तो वहां पर आपकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव, तो उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और मोस्टली केस में जब भी किसी एटम में इलेक्ट्रॉन आप दोगे तो वहां पर एनर्जी निकलेगी, तो उससे हम कहते हैं उसकी वैल्यू क्या है, उसे क्या कहेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। या नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब सिर्फ इतना है, अगर किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन दिया और एनर्जी उसने रिलीज की तो नेगेटिव कंसीडर होगी, और किसी एटम में इलेक्ट्रॉन आपने दिया और उस दौरान एनर्जी भी देनी पड़ी है तो वहां पर आएगी पॉजिटिव। हमारे पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 1 से लेके 17 तक की सबकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव ही आती है, इसलिए बुक्स में आपको नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वर्ड सबसे ज्यादा मिलेगा। जबकि जो 18 ग्रुप है इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। अभी क्वेश्चन हम डिस्कस कर ही लेते हैं कि नोबल गैसेस की, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नोबल गैसेस की ये 18 ग्रुप की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव क्यों होती है। तो सिंपल सी बात है, मान लो ये कोई नोबल गैस है, ये किसी नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन है। तो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करें तो उनका नोबल गैस, किसी भी नोबल गैस की हम बात करें तो उसका आउटर मोस्ट जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो फुल्ली फिल्ड है। तो यहाँ पर हम बात करें ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ पर जो नोबल गैस है नियोन, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। अगर हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या ऐड करते हैं, क्योंकि हमें इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निकालनी है, तो हमें इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के आने के लिए कोई जगह नहीं है, तो इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए हम इससे बाहर जो खाली सेल पड़ा हुआ है उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। तो इसकी एनर्जी इससे ज्यादा होती है अंदर वाले, जितना हम बाहर जाएंगे उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पर जो है इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए हमें यहाँ पर इसको एनर्जी भी देनी पड़ेगी, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहाँ पर पॉजिटिव होगी। तो सिंपल आंसर ये है कि नोबल गैस का जो आउटर मोस्ट सेल है फुल्ली फिल्ड होता है, इसलिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए नोबल गैस में हमें एनर्जी एटम को देनी पड़ती है, इसलिए उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी समझ में आ गया होगा आपको, और इसकी यूनिट वही होंगी जो कि आयनाइजेशन एंथैल्पी की होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, किलोजूल पर मोल। तो ये इसकी जो है सेम वही यूनिट होती है। अब हम नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पहले जो है एक वर्ड और होता था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, उसको जो है पहले कुछ पुरानी बुक्स में आपको ये मिलेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगभग एक ही प्रॉपर्टी है, बस के नाम अलग है और कुछ चीजें साइन का फर्क है। जैसे मैं बात करता हूं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव मानते हैं अगर कोई एटम रिलीज कर रहा है एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, पर उसी केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपने साइन को क्या मानती है, पॉजिटिव। इट मींस जो है जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसके जो साइन होंगे वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से हमेशा क्या रहेंगे, अपोजिट।
ठीक है। बाकी दोनों एक ही प्रॉपर्टी है, बस इनके साइन जो है वो अलग है। जिसको इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव मानती है उसको ये पॉजिटिव मानती है, और जिसको ये पॉजिटिव मानती है उसको ये नेगेटिव मानती है। मतलब कोई एटम जब इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते हैं किसी एटम में, तो उस दौरान वो अपने नियरेस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करता है। जितना एक्वायर करेगा, जितना उस कॉन्फ़िगरेशन पास जाएगा, उतना ही वो स्टेबल होगा और उतनी एनर्जी वो रिलीज करता है। जितनी हमेशा जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेके एनर्जी रिलीज करेगा तो उसको ये मानती है नेगेटिव, ये चलती है अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स साइन के अकॉर्डिंग, और ये मानती है उसको पॉजिटिव। तो इसलिए इसका जो साइन कन्वेंशन था वो थर्मोडायनेमिक्स से अपोजिट था, इसलिए बाद में इस प्रॉपर्टी को यूज करना क्या कर दिया, बंद। तो अभी यही नाम चलता है। बाकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक ही है, बस उनमें साइन का फर्क होता है, साइन कन्वेंशन का फर्क होता है, बाकी दोनों चीज एक ही है। अब मैं एक बात और करता हूं, जैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसकी भी जो है सक्सेसिव वैल्यू होती है। जैसे पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, सेकंड निकालोगे तो सेकंड हो जाएगी, और थर्ड निकालोगे तो थर्ड। अब हम बात करते हैं एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑक्सीजन का एटम है गैस फॉर्म में और उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो ये हमारे पास बन गया ऑक्सीजन का एनायन, और इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, क्योंकि ऑक्सीजन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 2 6। जब एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये कितना आएगा 2 7। तो ये नियरेस्ट अपने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की तरफ बढ़ रहा है, तो जितना ही उसके करीब जाएगा उतनी इसकी वैल्यू क्या होगी, उतना ही स्टेबल होगा, और उतनी ही जो है जितना कोई भी एटम स्टेबल होता है उतनी एनर्जी वो रिलीज करता है। तो उस केस में क्या हो गया, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। अच्छा, उसके बाद अब अगर इसमें हम ऐड करते हैं एक और इलेक्ट्रॉन, इसी आयन के अंदर हम एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, तो ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आएगी वो आएगी पॉजिटिव। क्या आएगी, पॉजिटिव। अब एक सवाल है दिमाग में कि अब ये कॉन्फ़िगरेशन 2 8 हो गया, तो ये तो पहले से ज्यादा स्टेबल हो गया, अब पहले ज्यादा स्टेबल हो गया तो इसने काफी एनर्जी रिलीज करनी चाहिए, तो यहां पर आंसर आना चाहिए नेगेटिव, और एक्चुअल डाटा जो कहता है वो आता है पॉजिटिव। क्योंकि यहां पर एक लॉजिक और भी काम कर रहा है, वो ये है जब इस ऑक्सीजन के अंदर, जब इस ऑक्सीजन एटम के अंदर, जब इस ऑक्सीजन एटम के अंदर अभी कितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, पहले 6 थे, ये 6 हो गए, अब एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो हो गए 7। अब आप एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर रहे हो ये वाला इस आयन के अंदर, ठीक है, तो अब इसमें हो जाएंगे 8। अब एक्चुअली क्या होगा, जब हम अगला इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो यहाँ पर एक फोर्स और भी काम कर रही है, वो क्या है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो गए, 7 हो गए, एक बढ़ गया। अब एक इलेक्ट्रॉन आप और ऐड कर रहे हो तो हो जाएंगे 8। तो उस केस में क्या होगा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसको जो अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको रिपेल भी करेंगे, और ऊपर से एक और बात है, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव भी आ गया है, क्योंकि अभी आयन बन गया है, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है रिपल्शन वाली, वो इस इलेक्ट्रॉन क्या करेंगी, अपोज। इसलिए यहाँ पर उन जो फोर्सेस है वो अपोज करेंगी, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव ना आके क्या जाएगी, पॉजिटिव, क्योंकि एनर्जी रिलीज नहीं होगी, क्योंकि उससे ज्यादा हमें एनर्जी देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को इसमें ऐड करवाने के लिए, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। तो ये जो है चीज हमें ध्यान रखनी है। बाकी मोस्टली क्या होता है, जितना वो नियरेस्ट नोबल कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करेगा उतनी ही एनर्जी रिलीज ज्यादा करता है। तो इसीलिए आपको पता होगा जो 17 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, 17 ग्रुप के एलिमेंट, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा नेगेटिव होती है, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। क्योंकि हमसे कोई पूछे कि नोबल गैसेस के, हमसे कोई पूछे कि ऐसे ग्रुप का नाम बताओ जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा नेगेटिव है, तो वो आएगा 17 ग्रुप, जिसको हैलोजन फैमिली कहते हैं। कारण क्या है, क्योंकि इनका आउटर मोस्ट जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, और जैसे ही इनको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा ये कितने हो जाएगा, 8। तो एक इलेक्ट्रॉन मिलते ही ये अपना जो है सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेंगे। तो इसलिए पूरे ग्रुप के अंदर
एक इलेक्ट्रॉन मिलके सबसे ज्यादा जो एनर्जी रिलीज करेंगे वो करेंगे 70 ग्रुप, क्योंकि अपने अपने ग्रुप में अपने अपने पीरियड के अंदर इन ग्रुप के एलिमेंट सबसे छोटे हैं, तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को सबसे आसानी से एक्सेप्ट करेंगे। तो एक कारण तो ये कि जो न्यूक्लियस है वो स्ट्रांगली उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और सबसे बड़ा कारण जो है, मेन कारण है कि वो एक इलेक्ट्रॉन लेते ही वो स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन एक्वायर कर लेंगे। तो सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी वो 70 ग्रुप के एलिमेंट्स के द्वारा होगी, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे बड़ी आती है नेगेटिव फॉर्म में। यहां तक समझ में आ गई? एक बात और ध्यान रखना, कई स्टूडेंट कंफ्यूज जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो नेगेटिव भी होती है पॉजिटिव, वो तो मैंने बता दिया क्यों होती है। अगर किसी की वैल्यू -200 है, एक की -300 है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी? तो वो आंसर आएगा 300, क्योंकि यहाँ पर माइनस का मतलब सिर्फ इतना होता है कि उसने एनर्जी रिलीज की, उसने 200 रिलीज की, इसने 300 रिलीज की, तो वैल्यू हाई किसकी आएगी? जिसकी नंबर बड़ा होगा। या नेगेटिव सिर्फ एक साइन है जो ये दर्शाता है कि एटम ने जब इलेक्ट्रॉन लिया तो इसने एनर्जी रिलीज की या गेन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। तो जो पहला फैक्टर है वो है एटम की साइज, एटॉमिक साइज। अब सिंपल सी बात है, जितना एटम बड़ा होगा तो उसका न्यूक्लियस उतना ही दूर होगा, तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा वो आसानी से जो है न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये होगा जितना एटम बड़ा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी क्या आएगी? छोटी, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को जो उसका न्यूक्लियस है वो आसानी से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, और जितना कम उसको अट्रैक्ट कर पाएगा उतनी कम एनर्जी रिलीज होगी। मतलब सिंपल सी बात ये है, कोई भी एटम में जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, जितनी आसानी से उस इलेक्ट्रॉन को उसका एटम एक्सेप्ट करता है, जितने स्ट्रांगली उसको अट्रैक्ट करेगा उसका न्यूक्लियस, उतनी ज्यादा रिलीज होगी उसकी एनर्जी। तो एटम साइज बड़े होने से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी? घट जाएगी। सेकंड जो है वो है न्यूक्लियर चार्ज। अब किसी भी एटम में जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उसका न्यूक्लियर चार्ज ही उसको अट्रैक्ट करता है अपने सेल के अंदर, अपने ऑर्बिटल के अंदर। तो उस केस में जिसका न्यूक्लियर चार्ज इतना हाई होगा वो उतना स्ट्रांगली उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और जितना स्ट्रांगली वो इलेक्ट्रॉन उस एटम में जुड़ेगा, बाउंड होगा, उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। तो न्यूक्लियर चार्ज का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से रिलेशन कैसा है? डायरेक्टली। और तीसरी डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप ध्यान रखें कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको मिलेगी पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि जो फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है वो पहले से ही स्टेबल है, तो उसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं है, और फिर भी अगर आप ऐड करते हो इलेक्ट्रॉन तो नेक्स्ट हायर एनर्जी सेल में ऐड होगा, तो वहां पर जो एनर्जी निकलेगी नहीं, हमें उल्टा एनर्जी उसको एटम को देनी पड़ेगी उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को उसके एटम के अंदर ऐड करवाने के लिए। तो ये तीन फैक्टर हैं जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड करती है। अगर हम बात करें नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन और लेते हैं इसके ऊपर, वो ये है कि जो हेलोजन फैमिली है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो मैं एक बार ट्रेंड बता देता हूं आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू इस साइड जो है इंक्रीज करेगी, मतलब वही ट्रेंड है जो आयनाइजेशन एंथैल्पी का है, और इस साइड क्या करेगी? डिक्रीज। कारण वही है, इस साइड एटम साइज बढ़ेगी, सॉरी इधर जो है एटम साइज घटेगी, और एटम साइज घटेगी तो इलेक्ट्रॉन जो ऐड करवाने हैं वो आसानी से उस एटम में ऐड हो जाएगा, स्ट्रांगली उसको अट्रैक्ट कर लेगा और उतनी एनर्जी वो रिलीज करेगा। नीचे की तरफ साइज बढ़ती है तो न्यूक्लियस के लिए मुश्किल होगा उस इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर पाना, इसलिए जैसे जैसे साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन का ऐड होना भी उस एटम में उतना आसान नहीं होगा, तो एनर्जी क्या निकलेगी? कम। तो इधर इंक्रीज चलेगा, इधर डिक्रीज। तो अगर हम ट्रेंड माने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में, तो होना ही चाहिए कि सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए? फ्लोरीन की, फिर होनी चाहिए क्लोरीन की, फिर होनी चाहिए ब्रोमीन की, और फिर होनी चाहिए आयोडीन की। पर यहाँ पर क्लोरीन जो है वो ट्रेंड को
गलत साबित कर देता है। मतलब ये आप कह सकते हो कि यहाँ क्लोरीन जो है वो एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करेगा। तो ये ट्रेंड जो है गलत है, और ये ट्रेंड कई बार आ भी जाते हैं एग्जाम के अंदर। कुछ कॉमन ट्रेंड है जो बहुत बड़े एग्जाम से पूछे जाते हैं, उसमें से एक ये भी है। इसका ट्रेंड है क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। यहाँ तक ये ट्रेंड सही चल रहा है, पर जो चेंज हुआ है वो यहाँ हुआ है। इसके पीछे कारण क्या है कि जो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एटम का साइज है, तो हमने 3 फैक्टर्स बताए थे। तो इन तीनों फैक्टर्स की अगर बात करें तो उससे हमें इसका जवाब मिल सकता है। सिंपल सी बात ये है, जैसे कि हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ये फ्लोरीन का है, कितने इलेक्ट्रॉन है 2, और ये कितने हो गए 7, 3 3 7, ये हो गया फ्लोरीन, और ये है क्लोरीन का। क्लोरीन की हम बात करें ठीक है। अब जब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होगा और एक इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, तो हिसाब से तो ये होना चाहिए आंसर, इसकी वैल्यू हाई होनी चाहिए, क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस के पास है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और धरती की एनर्जी छोड़नी चाहिए। और यहाँ पर ये इससे काफी दूर रह गया ये इलेक्ट्रॉन, तो उसको स्ट्रॉन्गली अटैक नहीं कर पाएगा, एनर्जी कम निकलनी चाहिए। पर यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि बिहेवियर कैसा है, एक्सेप्शनल। तो एक कारण और भी है, वो क्या है, देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो अंदर का सेल है, क्योंकि फ्लोरीन की साइज छोटी है और क्लोरीन की साइज बड़ी है, तो फ्लोरीन की ज्यादा छोटी साइज होने के कारण क्या होगा, जो अंदर के इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस आने वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, ज्यादा रिपेल। तो ज्यादा रिपेल करने से ये इलेक्ट्रॉन आसानी से इसमें ऐड नहीं हो पाएगा, तो एनर्जी क्या निकलेगी, कम। जबकि इसकी साइज जो है इससे थोड़ी बड़ी है, पर बड़ी साइज का इसको एक फायदा भी मिल रहा है, वो ये है कि जो ये अंदर के इलेक्ट्रॉन है वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा रिपेल नहीं करेंगे, तो इसके मुकाबले में इसका इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्सेप्ट होगा, तो यहाँ पर ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। अगर मैं सिंपल वर्ड से बात करूं, फ्लोरीन के स्मॉल साइज होने के कारण इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन मतलब ये वाले इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन लगाएंगे, जो कि इसमें होगा ज्यादा, जबकि इसमें क्या होगा, कम होगा। उस ज्यादा रिपल्शन होने के कारण इसके इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद भी इसमें एनर्जी क्या निकलेगी, कम निकलेगी, जबकि इसमें क्या निकलेगी, ज्यादा। सेम यही जो है ऑक्सीजन सल्फर पे भी है। होना किसका चाहिए था, अगर हम बात करें ऑक्सीजन हावी होना चाहिए, पर यहाँ पर क्या है, सल्फर की ज्यादा होती है किससे, ऑक्सीजन से, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। वहां पर भी लॉजिक वही है। तो ज्यादा साइज छोटी होने भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए जो है कई बार जो है जो एक्सेप्शनल बिहेवियर में मिलते हैं उनके लिए लॉजिक बनता है, या हमें वो पढ़ने को मिलते हैं। तो ज्यादा स्मॉल साइज होने के कारण इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन इतनी बढ़ जाती है कि वो जो है आने वाले इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्सेप्ट नहीं होने देती, तो इससे एनर्जी क्या होगी, कम रिलीज होती है। तो ये जो है हम आज जो बात कर रहे थे वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। तो हमने कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं और इसका जनरल ट्रेंड भी डिस्कस किया है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको समझ में आ गया होगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सिंपल सी बात क्या होती है, जब कोई एटम होता है उसमें जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो उस दौरान जितनी एनर्जी उसने रिलीज की वो होगी उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और जितना स्ट्रांगली कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा कोई एटम, वो उतनी एनर्जी रिलीज करता है। तो सिंपल सी बात ये है, अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है और वो बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो उसका एक ही लॉजिक है, मतलब एक ही कारण है कि उसने उस इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से एक्सेप्ट किया है। जितना स्ट्रांगली वो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा उसका न्यूक्लियस, उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, उतना ही वो स्टेबल होगा। इसलिए नोबल गैस हाइड्रोजन फैमिली के लिए आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू सभी ग्रुप्स में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ तक क्या आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ओके।